हेलो फ्रेंड। हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ लिए। अब 1857 के क्रांति के बाद जो भारत में किसान आंदोलन हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से प्रमुख है नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, पवना विद्रोह, दक्कन का विद्रोह, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और रंपा विद्रोह। इस तरह तरह का जो भी है ये सारा के विद्रोह, सारा किसान आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। तो कहा जाता है ना कि जब अंग्रेज का शासन था इंडिया में, तो अगर किसी को सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ, सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हुआ तो वो किसान को हुआ। क्यों? पहले नंबर तो भूमि कर अंग्रेज लोग या ज़मींदार जो थे भूमि कर बढ़ा देता था, भूमि कर बढ़ाता था। प्लस में अंग्रेज जब नील विद्रोह हुआ उसमें क्या किया था, अंग्रेज ददनी प्रथा को ला दिया था, जिसमें क्या होता था कि अंग्रेज कुछ पैसा देता था, उसके बाद एग्रीमेंट करा करके उससे पूरा फसल हड़प लेता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज जो था वो अपने शासन के दौरान किसानों को बहुत कष्ट दिया, और जिसके कारण और कष्ट दिया और किसान को लूटा भी दम भर किसी न किसी तरह से, क्योंकि भूमि उच्च दर कर देते थे, भूमि कर उच्च कर देते थे। और भूमि कर ऊंचा करने के कारण किसानों को कष्ट होता था, खाने के लिए पैसा नहीं बचता था, उसके पास यही एक नज़रिया था खेती, जिसके कारण वो पेट भर सकता था, जिसके थ्रू और उस पर भी इतना सारा ये चीज़ है ना। तो इसके वजह से ये किसान विद्रोह हुआ, किसान आंदोलन हुआ 1857 के क्रांति के बाद हुआ, जिसमें से प्रमुख है, पहला है नील विद्रोह। जिसमें से पहला हमारा है नील विद्रोह, ये फर्स्ट नंबर नील विद्रोह है, पहला नंबर। हम लोग अभी नील विद्रोह को पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए नील विद्रोह पढ़ते हैं। तो नील विद्रोह जो है ये मेनली रूप से ना, नील विद्रोह ये नील उत्पादक किसान किए थे। नील विद्रोह मतलब जो नील का उत्पादन जो किसान करते थे वो नील विद्रोह किए थे। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि नील विद्रोह या नील आंदोलन जो हुआ इसका मुख्य कारण ये था ना कि ददनी प्रथा अंग्रेज चलाए थे। उस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि अंग्रेज कुछ पैसा दे करके और उससे करारनामा करा लेते थे और पूरा फसल अपने कब्जे में ले लेते थे कि तुमको पैसा दे दी, बहुत ही कम पैसा भी देकर कर। तो इससे तो आदमी को, जो किसान था हमारा, उसको घाटा होगा। तो अंग्रेज को जो दमनकारी नीति था ये अच्छा नहीं था, इसी के विरोध में ये नील विद्रोह हुआ था। 1859 से 1860 ईस्वी के बीच में नील विद्रोह हुआ था। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था कि बंगाल में एक ज़िला है नदिया ज़िला, नदिया ज़िला के गोविंदपुर गांव में लगभग सितंबर 1859 ईस्वी को ये नील विद्रोह का आरंभ हुआ था। और जो इसको नेतृत्व करने वाला था वो दो भाई थे, एक था दिगंबर विश्वास और एक विष्णु विश्वास। यही दोनों थे, दिगंबर विश्वास। और देखिए हम बताते हैं कहाँ पे, देखिए दिगंबर, देखिए ये नोट्स है, हम बता देते हैं, ये नोट्स को आप लोग लिख लीजिए, अब पढ़ लीजिए, बात समझ में आ जाएगा आप लोग को, है ना। यहाँ के किसान थे दिगंबर विश्वास, एक सेकंड, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये आंदोलन का नेतृत्व यही दोनों कर रहे थे। और अब ये आंदोलन जब चालू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे बंगाल के और अन्य जिला में भी फैल गया धीरे धीरे, जैसे में खुलना, पवना, मालदा, दिनाजपुर, ढाका, ये सब जगह ये आंदोलन फैल गया। चूँकि नील विद्रोह से बहुत ही ज़्यादा किसानों को कष्ट हुआ था, तो ये विद्रोह बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था। अब बड़ा होने के कारण ये विद्रोह जो था वो अहिंसक विद्रोह था। चूँकि अंग्रेज चाहते थे कि हम लोग हिंसा करें और वो हम पे फिर से वो किसी तरह से वो जुल्म करे, मगर ये जो विद्रोह था अहिंसक था, इसमें कोई हिंसा, कोई मारपीट नहीं हुआ, जिसके कारण अंग्रेज को क्या हुआ कि उसको झुकना पड़ा अंग्रेज को। और फिर अंग्रेज झुक गए, तब जा करके जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश की सरकार, वो 1860 ईस्वी में नील आयोग की स्थापना की। और जो किसान का जो भी मांग था वो मांग को मान लिया गया। जैसे किसान के मांग था कि ये प्रथा हटाया जाए, ददनी प्रथा हटाया जाए, भूमि कर को जो उच्च है उसको कम किया जाए, ये सब जो मांग थी किसान की, इसको पूरा किया गया। तो ये जो नील विद्रोह था, तो पहले के अंग्रेज जो रहता था, अंग्रेज जो शासन करते थे, तो हम लोग को आज़ादी नहीं ना था कि हम लोग कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी कुछ भी ये सब हम लोग अपने बारे में, कुछ भी कोई कष्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम, आज क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर कोई नेता या मोदी जी कोई भी कुछ अगर कुछ वैसा करते हैं तो तुरंत पेपर में चल आता है। उस टाइम ऐसा नहीं होता था।
तो क्या होता था ना कि उस टाइम एक नाटक निकला था, जिसमें एक नाटक निकला था, उस नाटक का नाम था नील दर्पण। इस नील दर्पण में दीनबंधु मित्र जो क्या किए थे, बांग्ला भाषा में इसी नील विद्रोह के बारे में उसमें लिखे थे, नाटक के रूप में लिखे थे, नहीं तो अंग्रेज बहुत पीटते थे, है ना। तो नाटक के रूप में उसमें लिखे थे। किसने लिखे थे? तो नील दर्पण की रचना किसने किया? दीनबंधु मित्र ने। नीलबंधु जो नील दर्पण जो है नाटक है, किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है ना। इसमें किस विद्रोह का है किया गया है, इसमें किस विद्रोह के बारे में लिखा गया है? तो नील विद्रोह के बारे में ये सवाल पूछता है ना। तो नाटक के रूप में हमारे जो दीनबंधु मित्र थे, इन्होंने बांग्ला भाषा में नील दर्पण लिखे, नाटक लिखे, जिसके लोगों पर पहुंचा और नील विद्रोह के बारे में लोग जाना। अंग्रेज चूँकि नहीं जानते, अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये विद्रोह को और भी पता चले, तो अंग्रेज बर्दाश्त नहीं करता थे इस बात को। मगर क्या किया कि अंग्रेज में ही एक पादरी था, है ना, जिसका नाम था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, जिसका नाम था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। उन्होंने क्या किया था कि नील दर्पण जो हमारा ये नाटक था उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद जो अंग्रेज जो लोग जो थे, और भी जो अंग्रेज ब्रिटिश लोग जो थे, वो गुस्सा गया, उसको 1 महीने के लिए कैद सुना दिया, कैद की सज़ा मिल गया बेचारा को। किसको? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को। तो पूछेगा कि जो हमारा नील दर्पण जो नाटक था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? तो रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने। और उसके बाद फिर एक मतलब कि समाचार पत्र निकला था, जिसका नाम था हिंदू पैट्रियोट। इसमें जो थे हरिचंद मुखर्जी ने इस नील विद्रोह के बारे में उल्लेख किया था कि हाँ ये नील विद्रोह है। बाद में फिर इनको बंद भी करना पड़ा ये समाचार पत्र, है ना। तो ये इतना था नील विद्रोह के बारे में। अब हम लोग अगला विद्रोह पढ़ते हैं। नील विद्रोह खत्म। अगला विद्रोह है पवना विद्रोह। तो देखिए, पवना विद्रोह जो था ना, ये भी बंगाल में हुआ था, पवना जिला में हुआ था। इसमें क्या कर रहे थे, जो जमींदार होते थे ना, वो जमींदार किसान के खेत को बेदखल करते थे और लगान बढ़ा दे रहे थे। इसी के विरोध में वहाँ के जो किसान थे वो विद्रोह कर दिए थे, और जो किसान विद्रोह कर दिए थे, यही विद्रोह को पवना विद्रोह कहते हैं, चूँकि लगान बढ़ा दिए थे। देखिए पवना जिला में, एक सेकेंड, हाँ बढ़ा दिए थे, हाँ देखिए, हाँ तो वही तो पवना विद्रोह जो था, इसके जो शुरुआत हुआ था 1873 ईस्वी में। यूसुफ सराय में एक किसान संघ गठन हुआ था, तो चूँकि किसान संघ गठन होता भी था इसीलिए ताकि हम अपने हक के, जो किसान जो था वो अपने हक के लड़ाई लड़ सके, सरकार का विरोध कर सके, है ना। तो वो साफ साफ पवना जो विद्रोह था, वो कहा गया था कि हम लोग जो है ना, वो ज़मींदार का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेज का विरोध नहीं कर रहे हैं। चूँकि वही ज़मींदार जो था वही खेत अथी दखलिया ले रहा था, लगान बढ़ा दे रहा था, तो क्या कर रहा था उन लोग जो थे, उन्होंने क्या कहते हैं, टैक्स देने से साफ साफ मना कर दिया था। तो वही जो पवना जिला के जो किसान थे, इन्होंने टैक्स देना मना कर दिया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, और ये भी घोषणा किया कि हम लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ज़मींदारों का विरोध कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो विद्रोह था पूरे बंगाल में फैल गया। और चूँकि जो पवना विद्रोह था, इसमें अधिकतर जो थे, मतलब कि किसान थे वो मुसलमान थे, और ज़मींदार जो थे हिंदू थे। आधा इसको लेकर के भी दिक्कत होता था। तब बाद में फिर अंग्रेज जो थे वो बात मान लिए कि चलो ठीक है, तुम लोग को नहीं देना है टैक्स, इसको तो नहीं दो। इस प्रकार से अंग्रेज ने फिर उन लोग को, जो पवना जिला में जो किसान थे, इसको बात मान लिया गया। तो ये था पवना विद्रोह। पवना जिला में हुआ था। क्यों हुआ था? किसान के मतलब खेत जो था, जो ज़मींदार थे वो दखल कर रहे थे और लगान वृद्धि कर रहे थे, इसी के विरोध में विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? यूसुफ सराय में किसान संघ का गठन हुआ था 1873 ईस्वी में। और किसान संघ का गठन भी इसीलिए ही होता था ताकि अपना हक की लड़ाई लड़ सके। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, दक्कन का विद्रोह। तो दक्कन, देखिए पता चल रहा है महाराष्ट्र तरफ है, तो महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर क्षेत्र में साहूकारों के विरुद्ध, साहूकारों समझते हैं ना, साहूकारों मतलब जो पैसा वैसा देता है ना, महाजन साहब, वो सब साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने विद्रोह कर दिया।
क्योंकि साहूकार जो रहते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा, आप लोग भी देखते हैं कि पैसा कुछ रुपए लेंगे ना, उसका पूरा सूद रहता है साहूकार। तो ये साहूकार के विरुद्ध में किसान लोग विरोध कर दिए थे। और फिर ये भी जो विद्रोह था, किसान जो थे बहुत गुस्साए, तो क्या किया, कितना साहूकार के दुकान को ही जला देते थे ये लोग। तो अंग्रेज क्या किए, फिर जा करके फिर एक अधिनियम लाए जिसका नाम था दक्कन कृषक अधिनियम, राहत अधिनियम। इसका नाम था दक्कन कृषक राहत अधिनियम। देखिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो फिर जा करके जब ये जो मतलब कि जो किसान लोग थे विद्रोह कर दिए, तो ये कितना जिला में फैल गया, और जितना था साहूकार को दुकान को पूरा जला दे रहे थे किसान। तो जिसके कारण जो सरकार थी वो झुकी, और फिर जा करके 1879 ईस्वी में एक अधिनियम लाया जिसका नाम था दक्कन कृषक राहत अधिनियम। इसके बाद अगर ये अधिनियम आया, तब जा करके दक्कन का विद्रोह शांत हो गया। तो इससे सवाल ये पूछेगा कि दक्कन का विद्रोह कब, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये जरूर पूछता है। तो 1879 ईस्वी में आया था ये। देखिए, अगला विद्रोह है उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। तो ये जो आंदोलन हुआ, इसका गठन जो हुआ था, ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। क्या हुआ था कि 20वीं शताब्दी में कुछ किसान सभा का गठन किया गया था, और किसान सभा का गठन किया जाता था इसलिए कि अपना मांग को पूरा कर सके किसान, ये गठन किया गया था। और ये आंदोलन भी इसीलिए होता था ताकि लोग अपना मांग पूरा कर सके, किसी प्रकार से कोई जुल्म ना हो किसी पे। तो उसी प्रकार फिर एक 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया, जिसका गठन गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किया था 1918 ईस्वी में। सवाल पूछ देगा, 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया, कौन कौन किया था, ये 2-3 नाम दे देगा कौन नहीं किया था। तो इस प्रकार से गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। फिर जा करके जैसे किसान सभा होता था, तो एक किसान सभा हुआ जिसका गठन ये किया। एक और किसान सभा 1920 ईस्वी में हुआ, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। तो वहीं के जो किसान थे बाबा रामचंद्र, इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया 1920 ईस्वी में। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे, मतलब कि उस टाइम, एक सेकेंड, मतलब ये जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी जो थे इस अवध किसान सभा से जुड़े रहे थे शायद उस टाइम, मगर ये बने नहीं थे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बाद में बने जब हमारा संविधान का जो काम चालू हुआ तो जा करके। अगला है उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन। ये वो छोटा सा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान वृद्धि के विरोध में किसानों का एक आंदोलन चला था, बस यही इतना था छोटा सा। अगला देखिए, मोपला विद्रोह। देखिए, मोपला इम्पोर्टेंट है। मोपला विद्रोह जो था, ये मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, ये भी जमींदारों के विरुद्ध ही हुआ था। मुसलमान किए थे, केरल के जो मुसलमान थे वो है ना, केरल के मोपला मुसलमान जो थे, इन्होंने ही 1921 ईस्वी में किया था। इसी को हम लोग मोपला विद्रोह कहते हैं। चूँकि ये मोपला जाति के जो लोग थे वो अधिकतर किसान थे, और वहाँ का जो मतलब कि जो ज़मींदार होते थे वो हिंदू थे। तो इसी में तो ज़मींदार करते क्या थे, वो उसका काम ही लगता था ना कि यही कि वो भूमि उच्च कर देना। हर जगह भूमि को पूरा बढ़ा दे रहा था, कर को भूमि कर बढ़ा दे रहा था, भूमि कर बढ़ा दे रहा था। तो इसके कारण भी ये विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह हो गया। और चूँकि मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था अली मुसलियार। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अली मुसलियार। और अब इसमें देखिए, इसमें सवाल ये इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि देखिए इसमें कितना बड़ा बढ़िया बात लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट देखिए। कहा जाता है कि प्रारंभ में महात्मा गांधी ने भी मोपला विद्रोह को समर्थन दिया। स्टार्टिंग में हमेशा नहीं दिया,
स्टार्टिंग में मोपला विद्रोह को समर्थन दिया। उस समय महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए हुए थे। महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन चला रहे थे, मगर बाद में मोपला विद्रोह का स्वरूप जो था ना सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिक कहने का मतलब होता है कोई एक धर्म से रिलेटेड किसी प्रकार को कोई बदलाव नहीं चाहना, एकदम गजब, मैंने थोड़ा सांप्रदायिक मतलब ये होता है, तो कुछ इस प्रकार का सांप्रदायिक हो गया था। तो क्या हुआ, अब ये जो मोपला किसान थे तो ये जो भी हिंदू जमींदार था उसको कत्ल करना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण गांधी जी क्या किए, समर्थन फिर वापस ले लिए कि यार तुम लोग अहिंसा कर रहा है, तुम लोग हिंसा कर रहा है, हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। अब फिर जब इतना होने लगा तो क्या बोले, अंग्रेज तो चाहते हैं कि तुम लोग हिंसा करो। अब जैसे ही हिंसा किया, देखिए इसमें विद्रोह को दबा दिया, कठोरता से दबाया, मोपला विद्रोह दब गया। अब अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह है, ये रंपा किसानों ने किए थे आंध्र प्रदेश के 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में रंपा किसान किए थे ये। चूँकि जो विद्रोह था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किए सीताराम राजू। तो रंपा विद्रोह को, जो आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह था, इस रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सीताराम राजू ने किया। मगर इस विद्रोह को भी दबा दिया गया 1920 से 22 में, इस विद्रोह को दबा दिया गया, इस विद्रोह खत्म हो गया रंपा विद्रोह। फिर जाकर के अगला विद्रोह आया ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन था ना, ये एकदम अच्छा रहा, ये मतलब पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि इसके सराहना महात्मा गांधी जी भी ने किए थे, क्योंकि अहिंसा नहीं हुआ था इसमें, सॉरी हिंसा नहीं हुआ था इसमें। तो क्या हुआ था कि 1914 ईस्वी में ये जो आंदोलन था 1914 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1914 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ, और इसमें ताना भगत नामक जनजातियों ने लगान की ऊंची दर एवं चौकीदारी करके विरोध में किया था। तो ये जो ताना भगत जो जनजाति थे वो लगान ऊंचा के विरोध में ये विद्रोह कर दिए थे। लगान ऊंचा कर दिया गया था और चौकीदारी कर ले रहा था कि हम चौकीदारी करते हैं, हमको कर बढ़ाया जाए, इसमें टैक्स बढ़ाया, तुम्हारा टैक्स मैंने बढ़ा दिया गया था। हर लड़ाई तो टैक्स के कारण हो रहा है, ऊंचा दर कर दिया गया था, चौकीदारी कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। और जो ये ताना भगत आंदोलन था, इसका जो नेता था, या बोल सकते हैं जो नेतृत्व करने वाला था, वो जतरा भगत था। कौन था, जतरा भगत। और ये जो ये ताना भगत आंदोलन था पूरी तरह से अहिंसक था, इसकी सराहना महात्मा गांधी ने की थी। ताना भगत आंदोलन था पूरा अहिंसक था। तो सवाल पूछ सकता है कि कौन सा आंदोलन को महात्मा गांधी ने सराहना की जो कि पूरी तरह से अहिंसक था। तो ताना भगत आंदोलन था, 1914 ईस्वी में हुआ था, झारखंड में हुआ था। क्यों किया गया था, लगान ऊंचा कर दिया गया था और चौकीदारी कर मांग रहा था, इसी के विरोध में हुआ था। अगला है तेभागा आंदोलन। इसका शुरुआत 1946 में हुआ था, बंगाल के तेभागा किसान ने किए थे, है ना। 1946 ईस्वी में बंगाल के तेभागा किसानों ने किए थे। और जो तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था वो कमप्राण सिंह था और भवन सिंह। इसमें ये पूछेगा कौन किया था, तो कमप्राण सिंह एवं भवन सिंह। अब हमारा अगला एक विद्रोह और बच जाता है जिसका नाम है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन देख लेते हैं हम लोग। तो तेलंगाना आंदोलन जो था ये आंध्र प्रदेश के जो किसान थे, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र में, ये भी 1946 ईस्वी में किया गया था। इसमें भी ये भी जो था वो जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध हुआ था। मगर ये इसमें क्या हुआ था, जब तेलंगाना आंदोलन जो था ना, इसमें कोई वैसा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई अच्छा नेता नहीं था, जिसके कारण ये जो आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन ये सफल नहीं हो पाया। तो हम लोग देखें कि जितना ये सब हुआ आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, खास करके सब साहूकार और जमींदार के कारण हुआ। ज़्यादा जमींदार खेत हड़प ले रहा है तो टैक्स बढ़ा दे रहा है, तो कर बढ़ा दे रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हुए, किसान परेशान हुए और किसान आंदोलन कर दिए अपना हक की लड़ाई के लिए। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि अगला वीडियो भी अगर हम डालें तो आपके पास आते रहे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत ही भी आई है, वो ये है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, है ना। जैसे कि राजा राम मोहन राय आए, क्या क्या हुआ इसमें पढ़ेंगे।
और क्या क्या लाइन से ब्रह्म समाज, ये सब पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज पढ़ेंगे जिसमें सती अधिनियम लाया गया था। फिर इसका ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, ये सब पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज पढ़ेंगे। यंग बंगाल आंदोलन पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड में ये मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तभी टाइम नहीं मिल पाता है उतना, नहीं तो 2 वीडियो डालते एक दिन में। हम लोग एंशियंट को ख़त्म करेंगे, फिर जा करके धीरे धीरे उसी प्रकार से पॉलिटी ख़त्म करेंगे, सारे विषय ख़त्म करेंगे। तो हम लोग अब मिलते हैं अगला वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।